क्या आरजेडी सिर्फ यादवों की पार्टी है? क्या आरजेडी में सिर्फ यादव नेताओं का ही बोलबाला है? क्या बिहार में आरजेडी की सरकार रहते सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ यादव बिरादरी को ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला? ये सवाल चर्चा में क्यों? क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा के समापन वाले दिन एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ। आरोप लगे कि आरजेडी प्रवक्ता और पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा को चुप करा दिया, जिसके बाद बिहार के एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आरजेडी धीरे धीरे कंप्लीट यादव की पार्टी बनती जा रही है। तेजस्वी यादव, संजय यादव और शक्ति यादव, इन्हीं त्रिदेव के इर्द गिर्द पार्टी गणेश परिक्रमा कर रही है। संजय यादव को लेकर तो ये चर्चा अब आम हो चली है कि उनकी मर्जी के बगैर कोई तेजस्वी यादव से मिल भी नहीं सकता। इस बीच प्रशांत किशोर का बयान भी आ जाता है कि कोई एमवाई समीकरण नहीं है, बल्कि जहां वाई समाज के कैंडिडेट खड़े होते हैं वहां एम समाज के लोग वोट देते हैं। लेकिन इन बयानों से इतर आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के समर्थक ये बात कहते रहे हैं कि उनकी सरकार में बिहार में सामाजिक न्याय हुआ, समाज के पिछड़े तबकों को आवाज मिली, प्रतिनिधित्व मिला। लालू यादव की छवि सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म के चैंपियन की रही है, लेकिन क्या यह पूरा सच है? प्रणाम, मेरा नाम आकाश है, आप खबरगांव देख रहे हैं। ये बिहार चुनाव से जुड़ा हमारा कार्यक्रम इलेक्शन वॉच है। इस एपिसोड में इस सच की पड़ताल करेंगे कि क्या लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के शासनकाल में बिहार के पिछड़े तबके को आवाज और रिप्रेजेंटेशन मिला। वर्तमान के सवालों को डील करने के लिए अतीत की ओर झांकते हैं। साल 1925 में बिहार में जनेऊ आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें पिछड़ी जातियों के लोग जनेऊ पहनते हैं और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती देते हैं। इस आंदोलन ने पूरे बिहार में जाति की लड़ाई छेड़ दी। सामाजिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल उठने तेज हो गए। इस आग पर पकी एक त्रिवेणी 1933 का साल था। सरदार जगदेव सिंह ने यदुनंदन मेहता और शिवपूजन सिंह के साथ मिलकर एक संगठन बनाया, नाम रखा त्रिवेणी संघ। संगठन 3 जातियों का पॉलिटिकल समागम था, यादव, कोयरी और कुर्मी। ऐसा नहीं है कि सरदार जगदेव, यदुनंदन मेहता और शिवपूजन सिंह ने अचानक त्रिवेणी संघ बनाने का मन बना लिया था, बल्कि तीनों ही कांग्रेस के नेता थे और इस बात से परेशान थे कि कांग्रेस पिछड़े तबके के नेताओं को चुनाव नहीं लड़ने दे रही है। दरअसल आज़ादी के आंदोलन के दौरान और उसके बहुत बाद के दशकों तक बिहार कांग्रेस में सवर्ण नेताओं का ही बोलबाला था। उसी तबके के लोगों के पास लीडरशिप थी। इसका सबसे मजबूत उदाहरण दिखता है तब जब बिहार के पहले सीएम का नाम तय किया जा रहा था। कांग्रेस में 2 नेताओं के नाम पर गुटबाजी हुई, श्री कृष्ण सिन्हा और अनुग्रह नारायण सिंह, एक भूमिहार तो दूसरे राजपूत। इस पूरी लड़ाई में दलित नेताओं का कहीं कोई स्टेक नहीं था। खैर, त्रिवेणी संघ का प्रयोग बहुत कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उसने इस सवाल की ओर एक बड़ी खिड़की तो खोल ही दी। आज़ादी के बाद 2 स्तर पर दलितों के हक की लड़ाई लड़ी जाती है। एक तरफ आचार्य विनोबा भावे थे, जो देवघर मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए लाठी खा रहे थे ताकि सामाजिक तौर पर दलितों के प्रति छुआछूत की मानसिकता खत्म हो। तो दूसरी ओर राम मनोहर लोहिया जैसे नेता थे, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई छेड़े हुए थे। इन लड़ाइयों के बीच ही श्री बाबू की सरकार बिहार में जमींदारी उन्मूलन बिल ले आई। भूमि सुधार की कोशिशें हुई। भले ही ये कोशिशें पूरी तरह जमीन पर नहीं उतरी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि यादव, कुर्मी और कोयरी जैसी जातियां एक नए राजनीतिक वर्ग के तौर पर मजबूती से उभर कर सामने आई। कुछ आगे बढ़े तो साल 1967 बिहार में टर्निंग पॉइंट बन जाता है। लोहिया मान रहे थे कि दलितों पिछड़ों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना जरूरी है, और ये जरूरत 1967 में पूरी हुई। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी संसोपा के नेतृत्व में वामपंथी पार्टियां और जनसंघ एक मंच पर आए। कुछ और छोटे दल भी जुटे और पहली गैर कांग्रेसी सरकार बिहार में बनी। माना जा रहा था कि दलित समुदाय से आने वाले कर्पूरी ठाकुर सीएम बनेंगे, लेकिन उनके नाम पर सहमति नहीं बनी। तो एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर सवर्ण समुदाय से आने वाले ही एक नेता बैठते हैं, नाम महामाया प्रसाद सिन्हा। कर्पूरी ठाकुर को डिप्टी सीएम का पद मिला, यानी लोहिया की कवायद रंग तो लाई, लेकिन अधूरी, ये अधूरा समाजवाद था। दरवाजे पर लेकिन दस्तक हो गई थी, तो एंट्री मिलना तय ही था, जिसमें दलित समाज से आने वाले कर्पूरी ठाकुर का बड़ा रोल रहा। इस नजरिए से देखा जाए तो क्रांतिकारी वक्त आया तब जब केंद्र की वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की। 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट देश में लागू हुई, जिसके तहत अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी को सरकारी नौकरी और स्कूल कॉलेजों में 27% आरक्षण दिया गया। रिपोर्ट लागू होने से 4 महीने पहले ही लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन चुके थे बिहार के।
जो जेपी के आंदोलन से उभर कर आए थे। डिटेल में ये कहानी सुननी हो तो आप हमारा शो मगध साम्राज्य देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ तो लौटते हैं लालू यादव पर, जो दलितों पिछड़ों के हक की लड़ाई की बदौलत सीएम बने थे। लालू यादव ओबीसी समुदाय के गरीब परिवार में जन्मे थे। साधारण परिवार से निकलकर वो सूबे की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे और खुद को दलितों पिछड़ों के मसीहा के तौर पर ही प्रोजेक्ट किया। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के नेता आज तक दोहराते हैं कि उन्होंने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया। भूरा बाल साफ करो क्या है? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला को साफ कर दो। लेकिन इस नारे का ऑफिशियल रिकॉर्ड तो नहीं मिलता। हालांकि ये भी सच है कि लालू खुलेआम सवर्ण जातियों को चुनौती दे रहे थे। उनके ध्वंस को खत्म करने के लिए अलग अलग एक्शंस के जरिए मैसेज दे रहे थे। मसलन सवर्णों से भरी ब्यूरोक्रेसी को कुछ ना समझना, ब्यूरोक्रेट्स से खैनी बनवाना, हाथ में थैली पकड़ाकर पान थूकना, ब्यूरोक्रेट्स की सलाह ना मानना, साथ ही मुसहर बस्ती में खुद पानी की टंकी लेकर पहुंच जाते थे। इस समाज के लिए चरवाहा विद्यालय भी शुरू कराया। दलितों के बच्चों को हेलीकॉप्टर में घुमाते थे ताकि दलितों पिछड़ों को ये लगे कि उनके समाज का, उनकी आवाज़ उठाने वाला नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है। लेकिन धीरे धीरे लालू यादव के पास एक ऐसा समीकरण चलकर आ गया जो सत्ता की चाबी साबित हुआ। 1989 के भागलपुर दंगे के बाद मुसलमान वोटर्स कांग्रेस से छिटकने लगते हैं। उन्हें एक विकल्प की तलाश थी। 1990 में लालू सीएम बनते हैं। सीएम रहते हुए वो राम रथ यात्रा लेकर निकले। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को समस्तीपुर में गिरफ्तार करवाते हैं। इस एक मूव ने उन्हें सेक्युलरिज्म का चैंपियन बना दिया। तो कांग्रेस से मोहभंग के बाद जिस विकल्प की तलाश थी मुस्लिम वोटर्स को, वो लालू यादव उभर कर सामने आते हैं। अपने पहले कार्यकाल के नाम पर लालू यादव ने 1995 का चुनाव लड़ा। उन्हें जीत मिली। उनकी अपनी बिरादरी यादवों और मुस्लिम समुदाय का वोट मिला। दोबारा सीएम बने और यहीं से लालू यादव के लिए MY समीकरण बन गया, एकदम कोर वोट बैंक। और धीरे धीरे उनकी प्रायोरिटी से दलित और दूसरी पिछड़ी जातियां किनारे होती चली गईं, जिसका खमियाजा उन्होंने राजनीतिक तौर पर भी भुगता। इसी की देन थी कि उनके खासम खास दोस्त नीतीश कुमार ने अपना रास्ता अलग कर लिया। याद कीजिए कुर्मी चेतना रैली जो 1995 वाले चुनाव से ठीक पहले पटना के गांधी मैदान में हुई थी। हिस्सेदारी की मांग को लेकर पूरे बिहार के कुर्मी और कोयरी जाति के लोग सरकार के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में जुटे थे। यह मांग थी ओबीसी आरक्षण में कोटा विद इन कोटा फॉर्मूला को लागू करना, मतलब कोटे में भी सब कोटा। दरअसल आरक्षण के दो मॉडल थे, मंडल मॉडल और कर्पूरी मॉडल। लालू ने मुख्यमंत्री बनने पर मंडल मॉडल लागू किया, लेकिन नीतीश कुमार चाहते थे कि बिहार में कर्पूरी मॉडल के तहत आरक्षण मिले। क्या था इस मॉडल में? वही जो थोड़ी देर पहले बताया, कोटा विद इन कोटा। क्योंकि जनता दल के नेताओं को यह आशंका थी कि अगर कोटा विद इन कोटा सिस्टम लागू नहीं हुआ तो गैर यादव ओबीसी जातियां पिछड़ जाएंगी। इसी बात को लेकर कुर्मी चेतना रैली हुई थी। यही वो रैली थी जिसमें बहुत हिचकिचाहट के साथ नीतीश कुमार गए थे, लेकिन रैली से लौटे तो उन्होंने अपनी राहें अपने पुराने दोस्त लालू प्रसाद यादव से अलग कर ली थी। लेकिन रैली और तमाम विरोधों के बावजूद लालू ने कर्पूरी मॉडल को लागू नहीं किया। आखिर करते भी कैसे? कर्पूरी ठाकुर का मॉडल जो था, कर्पूरी को भले ही रैलियों और सार्वजनिक मंचों से वो गुरु बताते रहे, लेकिन बंद कमरों की बातचीत में कपटी ठाकुर कहा करते थे। सार्वजनिक तौर पर भी अपमान कर ही चुके थे। किस्सा है कि एक बार कर्पूरी ठाकुर बीमार थे। विधानसभा में उनका जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष थे। उनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं थी, तो उन्होंने शिवनंदन पासवान को लालू के पास भेजा कि जाइए और लालू को कहिए कि अपनी गाड़ी में हमें विधानसभा लेते चले। अभी तो हमारी गाड़ी में तेल नहीं है, आप कर्पूरी जी को काहे नहीं कहते हैं कि एक कार खरीद लें? वो कितने बड़े नेता हैं। जहां तक रही कोटा विद इन कोटा की बात, तो 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने इसे लागू किया। पिछड़ा आरक्षण में अति पिछड़ा के लिए सब कोटा और दलितों के लिए आरक्षण में महादलित सब कोटा। जानकारी के लिए बता दें कि तब नीतीश कुमार की पार्टी का नाम समता पार्टी था और बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी। लालू के सीएम रहते जो डर था कि ओबीसी में सिर्फ यादव ही मजबूत होंगे, वो हवा हवाई नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े पत्रकार संतोष सिंह अपनी किताब रूल्ड और मिसरूल्ड स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार में लिखते हैं, सरकारी टेंडर अक्सर यादवों को मिलते थे। टेंडर जारी होने के बाद सरकारी अधिकारियों के पास टेंडर किसे देने हैं इस बारे में फोन जाते थे। लालू के समर्थकों ने बाजार समितियों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया था और कई अवैध टोल टैक्स भी लगने लगे। 2000 के विधानसभा चुनावों तक विधानसभा में यादवों का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ गया। 27% यादव विधायक थे, राजद के 40% यादव विधायक थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी शामिल है। सहनी अपनी सभाओं में कहते हैं कि लालू यादव ने उनके समाज को आवाज दी,
इन्हीं मुकेश सहनी ने 2020 के बिहार चुनाव में कहा था कि लालू परिवार किसी पिछड़े के बेटे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। मुकेश सहनी 2020 में आरजेडी के साथ ही गठबंधन में थे, लेकिन मन मुताबिक सीटें और पद मिलने का वादा नहीं हुआ तो गठबंधन से अलग हो गए थे। सहनी निषाद समाज से आते हैं, मछुआरा समाज। इसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार ने मछुआरा आयोग का गठन किया। यही सरकार मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना भी चला रही है। ये सिर्फ इक्के दुक्के जातियों की बात नहीं है, बल्कि नोनिया, पासी, रविदास, कानून, नाई, गंगोता और तांती जैसी जातियां हैं जो लालू यादव के सामाजिक न्याय वाले दौर में हाशिए पर ही रहीं। लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार में इन जातियों को लेकर कई योजनाएं चली। दिलचस्प है कि लालू यादव जब तक सक्रिय रहे खुद को दलितों पिछड़ों का नेता बताते रहे। उनके बेटे तेजस्वी यादव भी उसी राग को गाते हैं। इसके ठीक उलट नीतीश कुमार कभी खुद को किसी जाति के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करते। कुर्मी चेतना रैली में जाने को लेकर नीतीश की हिचकिचाहट की एक वजह यह भी थी कि वो खुद पर किसी जाति के नेता का लेबल चस्पा नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन कमोबेश ज्यादातर जातियों को केंद्र में रखकर योजनाएं चल रही हैं और सियासत में सवाल सिर्फ योजनाओं का नहीं होता, बल्कि प्रतीकों के जरिए भी मैसेज डिलीवर किया जाता है, जो बिहार में जेडीयू बीजेपी ने किया है और अलग अलग जातियों को अपने साथ जोड़कर एक मजबूत वोट बैंक तैयार किया है। इस बात को कुछ जातियों के एग्जाम्पल से समझते हैं। कुशवाहा एक जाति है, मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक को अपना आदर्श मानती है। सम्राट अशोक को लेकर कथित सामाजिक न्याय के दौर में कोई कदम नहीं उठाया गया, लेकिन केंद्र की एनडीए सरकार ने 2015 में अशोक पर पहली बार डाक टिकट जारी किया। 2016 से सरकार अशोक की जयंती हर साल मना रही है। राजधानी पटना में 2022 में अशोक कन्वेंशन कैंपस का उद्घाटन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया था। इस समाज के नेताओं को भी जगह मिली है। उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में मंत्री बने। 2024 में काराकाट सीट से लोकसभा चुनाव हार गए, यहां तक कि तीसरे नंबर पर रहे। इसके बावजूद उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया। नोनिया जाति के नेताओं को भी एनडीए सरकार में प्रतिनिधित्व मिला। इसी जाति से आने वाली रेणु देवी 2020 में बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी। फिलहाल बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायक दल की उपनेता हैं। नोनिया समाज को ईबीसी की श्रेणी में शामिल किया गया है, जिससे सरकारी नौकरी में 18% आरक्षण का लाभ मिल सके। लेकिन आरजेडी के दौर में इस समाज के लिए ना ही कोई योजना चली और ना ही प्रतीकों की राजनीति में जगह मिली। बीजेपी ने इस जाति के स्वतंत्रता सेनानी बुद्धू नोनिया की जयंती मनानी शुरू की है, ताकि समाज के लोग अपने बीच के महापुरुषों की प्राइड के साथ आगे आ सकें। दलितों की एक जाति है पासी, जो ताड़ी उतारने का काम करती रही है। इसी समाज से आने वाले महाराजा बिजली पासी के नाम पर साल 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने डाक टिकट जारी किया था। पासी समाज को भी एनडीए सरकार में साल 2008 में महादलित का दर्जा मिला। तब नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री थे। एक और दलित जाति है रविदास, जिसे लेकर एनडीए सरकार ने योजनाओं और प्रतीकों दोनों ही तरीके से काम किया है और इस समाज को भी अपने साथ जोड़ा। मसलन इसी साल फरवरी महीने में संत रविदास जयंती को राज्य स्तर पर सरकार ने मनाया। इसी दिन सरकार ने विकास मित्रों का सम्मान किया और उनकी मानदेय बढ़ाने की भी घोषणा की। इससे पहले 2009 में ही बिहार महादलित विकास मिशन की स्थापना की गई और उसी बरस इस समाज को महादलित श्रेणी में भी शामिल किया गया। कानू समाज के लोग लंबे समय से ये मांग करते आ रहे हैं कि उनके आराध्य बाबा गणिनाथ के जन्म स्थान पलवैया धाम में लगने वाले मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया जाए। सरकार ने इसी साल अप्रैल में इस मांग को स्वीकार किया। राजकीय मेले का दर्जा दे दिया गया। पलवैया धाम बिहार में ही है। ये जाति भी ईबीसी वर्ग में शामिल है। तो ईबीसी वर्ग के लिए जो योजनाएं नीतीश कुमार की सरकार चला रही है, उसका लाभ भी इन्हें मिल ही रहा है। एक तरफ दलित और पिछड़ी जातियों के लिए योजनाएं चल रही हैं, समाज के प्रतीकों का सम्मान किया जा रहा है और यही वजह है कि ईबीसी वर्ग की जातियां नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की वोट बैंक बनती रही हैं और इसे ही नीतीश कुमार की ताकत माना जाता है। लेकिन दूसरी ओर अगर 90 का दशक याद करें, जब सूबे में लालू यादव के नेतृत्व वाली सरकार चल रही थी, तब एक के बाद एक दलितों का नरसंहार हो रहा था। 1991 में सावन बीघा नरसंहार को अंजाम दिया गया, जिसमें 6 दलितों की हत्या कर दी गई थी। 1996 में बथानी टोला नरसंहार हुआ, जहां 21 दलितों और मुसलमानों की दिन दहाड़े हत्या की गई। 21 में से 20 महिलाएं और बच्चे थे। 1 दिसंबर 1997 को लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार हुआ, जिसमें 58 दलितों की हत्या कर दी गई। नरसंहार के साथ ही राज्य में संगठित अपराध भी खुलेआम बढ़ता रहा। शहाबुद्दीन से लेकर सुभाष यादव और साधु यादव तक का नाम लोग भूल नहीं पाए हैं आज तक। ये छवि आरजेडी के साथ चस्पा हो गई। इसलिए अब हर चुनाव में गाहे बगाहे लोग कह देते हैं कि ये पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी तो 90 के दशक का ही बिहार देखने को मिलेगा। विरोधी भी यही आरोप लगाते हैं और पार्टी घिर जाती है।
दूसरी तरफ एनडीए की सरकार है जो नाई समुदाय से आने वाले रामनाथ ठाकुर को केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाती है। रामनाथ ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, जिन्हें 2024 में केंद्र सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। तो एक तरफ लालू प्रसाद यादव की आरजेडी की छवि यादवों की पार्टी वाली बन चुकी है, वहीं एनडीए की छवि सिंबॉलिक पॉलिटिक्स में सभी जातियों को साथ लेकर चलने वाली बनी है। लेकिन क्या इन प्रतीकों का ग्राउंड पर कोई असर है? क्या इस आधार पर लोग अपना वोट तय करते हैं? या आप दर्शक बेहतर बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके लिए खुला है। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है आनंद ने, शुक्रिया।